जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। उन्होंने फौरन उसी रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में ले गए और बोले, पूरे 9 माह तुमको यही रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा जो तुमने मरा हुआ पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो पति को कुछ न बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने आई तो वो अल्ट्रासाउंड करती हुई चीख पड़ी। और फिर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो। मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़कर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसकी पैर मेरी तरफ बढ़ रही थी। तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ न बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नजरों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आ गया। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आया और बोला, क्या बात है सीमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। राजीव बड़ा परेशान हो गया था। कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, सीमा, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुंह दिखाए का गिफ्ट बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर गया ताकि ला सकूं। राजीव ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। अब मैं शांत हो गई थी। राजीव ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, सीमा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी राजीव उठकर वॉशरूम चला गया। जब वो वापस लौटकर आया तो बोला, सीमा, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी ये भारी लहंगा बदल कर आराम कर लो। मैंने सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैं बाहर निकलकर घर का आनंद ले रही थी। मेरी और राजीव की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस मुझे इतना कहा था कि सीमा, तुम बहुत खुशनसीब हो जिसे राजीव जैसा अच्छा हमसफर मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं। वो अकेला ही हर चीज का मालिक है। तब मैं बोली, मम्मी, मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है। कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा। मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, यही तो अच्छी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका तुमसे एक रिश्ता होगा। वो तुम पर जान देगा। बस बेटी, तुम अपने पति की बात मानती रहोगी तो भगवान के करम से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने राजीव के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और आज मैं उसकी बीवी बनी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज को बड़ी प्यार से छूकर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था, मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई थी, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक के देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो राजीव खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। राजीव बोला, सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं शर्मा कर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे
आपके घर की मालकिन बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजीव के चेहरे पे गुस्सा था। वो बोला, सीमा, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ। मगर ये कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली, ये क्या बात हुई? घर आपका है, तो फिर आपके घर में बना ये कमरा आपका क्यों नहीं है? राजीव बोला, ये मैंने कुछ साल पहले किसी और को रहने के लिए दिया था। उसका सामान इसमें पड़ा है। वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। जब आएगा तब मैं उससे कह दूंगा कि अपना सामान उठाकर ले जाओ, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। मैं बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर राजीव का गुस्सा बढ़ गया और बोला, बस बस, ज्यादा सवाल मत करो। मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। चलो, आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तो अपना मुंह लेकर रह गई थी। भला ये क्या बात हुई कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद? लड़कियां तो हमेशा से ही ज्यादा बोलती है। मैं राजीव के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी। तभी एक बार बेल बजी, तो राजीव ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जब वो वापस आया तो उसने हाथों में नाश्ता पकड़ा हुआ था। मैं बोली, अरे राजीव, आपने ऐसे क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर पर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज़ बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। राजीव बोला, आ जाओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया था। मैं राजीव से नज़र चुरा चुरा कर उसे बार बार देख रही थी। राजीव बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती रहूं तो दिल न भरे। राजीव नजरें झुकाकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई थी। तब राजीव बोला, सीमा, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी। मेरी चोरी जो पकड़ी गई थी। मुझे तो इस बात की हैरत थी कि राजीव को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद राजीव सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गया और धोकर रख भी आया था। मैं बहुत खुश थी। राजीव बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने ये सोचा कि मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में ढाल लूंगी। मैं राजीव के साथ बहुत खुश थी। कुछ ही माह बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि जब ये खबर मैं राजीव को सुनाऊंगी तो वो भी बहुत खुश होगा। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आया, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, राजीव, आप पिता बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर राजीव का चेहरा लाल हो गया था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, बधाई हो सीमा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं राजीव के चेहरे पर लिखी हुई रंग पढ़ ली थी, उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे उससे इस तरह ठंडे रहने की उम्मीद ना थी। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही राजीव कमरे में आ गया और बोला, क्या बात सीमा, यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई, इसलिए। राजीव ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, मुझे बहुत खुशी हुई है, मगर आजकल मुझे कारखाने की तरफ से परेशानी है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वो दिवालियापन की तरफ जा रहा है। बॉस ने आज ही ये खबर सुनाई है कि उन्हें कुछ वर्कर्स काम से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतनी तनख्वाह है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी न चली जाए। मैंने राजीव के हाथ पर हाथ रख दिया। राजीव, अब फिक्र न करें, आने वाला बच्चा अपने भाग्य के साथ आएगा। भगवान हर बात को जानता है। आप जानते हो ना कि भगवान से किया प्रार्थना पूरा होकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर राजीव मुस्कुरा दिया था। उस दिन के बाद राजीव मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी
लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। राजीव सुबह काम पर गए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि राजीव वापस आ गए। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, राजीव, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखी, राजीव आया ही नहीं था। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिलो दिमाग में राजीव का प्यार इतना ज्यादा है कि अब हर समय मेरे दिमाग में उन्हीं का ख्याल रहता है। शाम में जब वो वापस आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें यह बात बताई थी। राजीव ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुए। मैं खुद घबरा गई कि उनको मैंने ऐसी बात क्यों बता दी। कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाली भी नहीं होती। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। राजीव बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तभी राजीव ने मेरा हाथ थामकर मुझे बिठा दिया और बोले, नहीं नहीं, तुम यहीं पर बैठो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी। राजीव उठकर किचन में चले गए तो मैं अपनी बातों में ही खो गई। थोड़ी देर बाद ही राजीव चाय लाए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि राजीव टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी गहरी नींद पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। सुबह 4 बजे के करीब मेरी आंखें खुली तो मैं जल्दी से उठी और बाथरूम में चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे राजीव का चेहरा नजर नहीं आया और वो रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे उन पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन अभी तक खबरें लगाकर बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुला लाती हूँ। मैं कमरे से बाहर निकली तो लॉन्च भी खाली था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर राजीव इतनी रात को मुझे कुछ बताए बिना कहाँ जा सकते हैं। मैं आंगन में निकली तो वो भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा था। तभी मेरी नजरें घर के लास्ट वाले कमरे से आती हुई रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि शायद राजीव का मेहमान वापस आ गया है, जिसका सामान चंद साल से इसी कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से राजीव की आवाजें आ रही थी। वो कुछ कह रहा था और रो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। जैसे ही मैंने कमरे में जाने के लिए पाँव बढ़ाए, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और अजीब बाहर निकल आया। वो मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ आंगन में ले गया और बोला, सीमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहां क्यों आई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, राजीव, आप कमरे में नहीं थे। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप लॉज में भी नहीं थे। इस कमरे से आती रोशनी देखी तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए वहां आ पहुंची। राजीव मुझे कमरे में ले गया और बोला, सीमा, अपने हक को पहचानो। वो कमरा तुम्हारे हक में नहीं आता। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ लेती हो? उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे के बारे में सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय भी आ पहुंचा। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने राजीव को घर में रोक रखा था कि किसी भी समय अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। दोपहर में आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं जल्दी से बोली, राजीव, गाड़ी निकालो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। राजीव जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं सोच रही थी कि राजीव कब कमरे में आएगा, मगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी तक आया ही नहीं था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी
राजीव एक औरत के साथ कमरे में आया और बोला, शिवा, ये बहुत समझदार दाई है, तुम्हारी डिलीवरी यही करेगी। मैं गौर से राजीव को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, अस्पताल। लेकिन राजीव ने मेरी एक न सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया था। दाई मुझ पर जोर आजमाइश करने लगी और तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी थी। मैंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखी। वो वहां नहीं था। मैंने राजीव को आवाज दी तो उसने उठकर कमरे का बल्ब जलाया और उसकी आंखें खून जैसी थी। मैं बोली, राजीव, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? राजीव की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो बोला, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने मरा हुआ बच्चा को पैदा किया था। मैंने बेचैनी से राजीव की तरफ देखी और बोली, मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज़ अपने कानों में सुनी थी। राजीव बोला, तुम तो बेहोश हो गई थी, नींद में सुनी होगी आवाज़। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुकून और गहरी नींद सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, राजीव, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? राजीव की बात सुनकर तो मुझ पर जमीन और आसमान गिर पड़े थे। वो बोला, मैंने तो अपने बच्चे को कल ही मिट्टी में दबा दिया। मैं बोली, कल? ये क्या मतलब? राजीव बोला, तुम कल से सो रही हो। अपने बच्चे की जुदाई का गम मैं अकेला सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। मैं बोली, राजीव, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने मुझे एक दाई के हवाले कर दिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कुछ महीने गुजरने के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं आंगन में बैठी गहरी सोच में गुम थी। तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हो गई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी, तुम्हारे बच्चे को सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार अजीब को जिंदा बच्चा दे दे। पिछली बीवी ने भी 3 बच्चे पैदा किए थे, मगर तीनों मरे हुए थे। जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि राजीव, मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैं पूछी, आंटी, राजीव पहले से शादीशुदा है? वो आंटी एकदम परेशान हो गई और बोली, बेटी, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं था? मैं चुपचाप आंटी को देखती रह गई। वो बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, फिक्र न करो, उस बीवी को तो राजीव तलाक दे चुका है। अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने 2 कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि राजीव की पहली पत्नी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। मुझे राजीव से डर लगने लगा था। न जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजीव वहाँ मेरे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ जबरदस्ती ही भेज देते। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। वो बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी रहती थी। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी और उसके घर में आंटी अकेली रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात सुना दी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी अस्पताल आ गई थी। चेकअप के लिए डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया तो अचानक से चीख पड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का सीट
उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कमरे में वापस आई। उसने मुझे बेड पर लिटाकर जंजीरों से बांध दिया था। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी थी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? तुम डॉक्टर हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी की जंजीरें, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। डॉक्टर बोला, मम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हो? ये सब हम आपकी बेटी को सही करने के लिए ही तो कर रहे हैं। ये देखिए इनके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के तहत इसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगी। हम इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। मम्मी आप अबॉर्शन के कागज पर साइन कर दे। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दे अभी और इसी समय। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। मम्मी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ। वो ही बताएगा कि आखिर क्या बात है। हम दोनों घर पर चले गए तो घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो कमरा खुला हुआ था। राजीव भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। राजीव मुझे देखकर बहुत डर गया और बोला, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान है और आधा जानवर। इसके पीछे क्या राज छुपा है, मुझे वो तुमसे जानना है। राजीव रोने लगा और बोला, सीमा मैं एक बहुत खराब इंसान हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश हुई थी। हमारी दोस्ती हो गई थी और मैंने उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उससे शादी करके घर ले आऊं, लेकिन मैंने साफ-साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी-पापा को मेरी बात बता दी। तब मैंने सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी क्या? मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ। फिर तुम जैसी गरीबों से विवाह कैसे कर लूं? रोती हुई घर आ गई थी। फिर मुझे पता चला कि उसने अबॉर्शन करा लिया था। कुछ माह बाद मेरी शादी मम्मी ने करा दी। मेरी पहली बच्ची ऐसे ही गई थी। उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसी। मैं और मेरी मम्मी बहुत परेशान थे। बाबा के पास गए थे। वो बोले, राजीव तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज्यादा भारी है। ये कई कई महीने चीले काट कर किया गया है ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो। मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बाबा अभी जादू कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ गया था कि वो शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चे मृत जन्मती हो। उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मुझसे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 10 साल बाद मैंने तुमसे विवाह किया, इस भरोसे पर कि क्या पता वो जादू कमजोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया था, मगर फिर वो मर गया। मैं अजीब नजरों से राजीव को देखती रही। मैंने उसे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। कुछ दिनों बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया था। वो थोड़ी ही देर में जिंदा रहा और फिर मर गया। उस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर चली गई।
तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे बहुत खुशी-खुशी अपने घर में रख लिया था। मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, मगर मेरे दिल से वो दुःख और खौफ़ नहीं जाता। धन्यवाद दोस्तों।